राम राम। ये वीडियो बहुत बार बनाने का प्रयास किया हूँ, लेकिन कुछ क्रमबद्ध तरीके से नहीं बना पा रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है कि किसी एक विषय को छूते तो उसके साथ में अन्य विषय भी प्रस्फुटित होने लग जाते हैं मन मस्तिष्क में। इसलिए यह वीडियो में बार बार प्रयत्न करने के बावजूद भी बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये विषय थोड़ा विशाल हो जाता है और 3 मिनट में समेटना थोड़ा वो हो जाता है, मेरे लिए थोड़ा कम पड़ जाता है। इसलिए मैं इस वीडियो का थोड़ा कट तो मैं आपको शॉर्ट में डालूंगा, और बाकी जितना बड़ा बनेगा वो मैं ऐसे ही पोस्ट करूंगा। क्योंकि करूं क्या, यह भी तो समस्या है। तो यह वीडियो वक्री ग्रहों को लेकर के है कि वक्री ग्रह कैसे प्रभाव देते हैं जीवन में, जन्म पत्रिका में। वक्री ग्रहों के लिए बहुत से अपन को युक्तियां मिलती है, सुक्तियां मिलती है, ज्योतिष में श्लोक दिए हुए हैं। तो उन्हीं को लेकर के यह चर्चा थी। एक तो युक्ति यह है कि क्रूरा वक्रा महाक्रूरा सौम्या वक्रा महाशुभा। कोई भी ग्रह यदि क्रूर होता है और वक्री हो जाता है तो महाक्रूर हो जाता है, और कोई भी सौम्य ग्रह वह वक्री हो जाता है तो महाशुभ हो जाता है। अब आप इसमें क्रूर और सौम्य में भी अंतर देख सकते हो। ये इसलिए यानी कि अब क्रूर आ गया तो इस पर भी कुछ बोल करके ही निकलूं, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। क्रूर कौन कौन से ग्रह है? क्रूरा खेटा राहु मंदार्क भौम। मंद अर्क भौम राहु। मंद का मतलब शनि, अर्क का मतलब सूर्य, भौम का मतलब मंगल, और राहु, ये चारों ग्रहों को क्रूर माना गया है। और बाकी जो ग्रह बचे वो शुभ है, गुरु बुध शुक्र, है ना, चंद्रमा। शुभ चंद्रमा मतलब कि पूर्णिमा के आसपास का जन्म हो, पंचमी से पंचमी, कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में तक। और बुध शुभ ग्रहों से युक्त बुध भी शुभ ही माना गया है। पाप ग्रहों से यदि साथ में आ जाता है तो क्रूर मान लिया जाता है उसको भी, बुध को भी। लेकिन सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं, तो इनका तो हम चर्चा भी नहीं करना चाहिए। अब एक श्लोक है कि यदि कोई ग्रह उच्च राशि में हो और वह वक्री हो, यदि कोई नीच राशि में हो और वक्री हो, तब क्या परिणाम देखने को मिलता है, समझिए। कोई भी ग्रह उच्च राशि का है या कोई भी ग्रह नीच राशि का है, तो यह श्लोक कहता है नीच स्थिते जन्मनि वक्र राशौ। यानी कि कोई भी ग्रह अपनी जन्म पत्रिका में नीच राशि का है लेकिन वक्री अवस्था में है, तो वक्री अवस्था में होते ही उसको पावर मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? नीच का हो गया तो वह बलहीन हो गया, अब वहां पर वह वक्री हो गया तो बलवान हो गया। ऐसा ज्योतिष का नियम है। वैसे ही यदि कोई ग्रह उच्च का है तो पहले ही बलवान हो गया, फिर बलवान वक्री हो गया, फिर बलवान हो गया, तो बलवान बलवान प्लस माइनस, और माइनस प्लस प्लस, प्लस प्लस माइनस हो जाता है। यहां पे सोचिए, ये श्लोक ऐसा ही कहता है नीच स्थिते जन्मनि वक्र राशो स्थिते फलम यच्छति उच्च राशे। कि कोई भी ग्रह नीच का हो और वक्री हो तो वह उच्च का फल देता है। कोई भी ग्रह नीच का हो और वक्री हो जाए तो वह उच्च का फल देता है। नीच स्थिते जन्मनि वक्र राशौ स्थिते फलम यच्छति उच्च राशे। स्वकीय उच्चे तुष एव वक्र। यदि वह उच्च का होकर के वक्री हो गया, स्वकीय उच्चे तुष एव वक्र स्थित फलम यच्छति नीच राशे, तो वह नीच का फल देगा। जैसे इसको आप उदाहरणार्थ में आपको समझाऊं, जैसे तो वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका है, वृश्चिक लग्न हो गया तो 8 नंबर लग्न में आ गए। वहां से हम गुरु की नीच राशि देखें तो तृतीय भाव में मकर राशि रहेगी। 8 9 10 मकर राशि। मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं। यदि ऐसे बृहस्पति वक्री हो गए
तो ऐसे जातक को, क्योंकि बृहस्पति वृश्चिक लग्न में कहाँ के स्वामी बनते, पंचम भाव के बनते, पंचम भाव से संतान पक्ष को देखा जाता है। तो ऐसे जातकों की संतान अत्यधिक रहेगी, संतान अच्छी रहेगी, संतान सुख अच्छा रहेगा। लेकिन यही बृहस्पति वृश्चिक लग्न में नवम भाव में चले गए, जहां पर उनकी कर्क राशि है, कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो वहां पर उच्च के होने के बाद में वक्री हो गए, तो ऐसे जातकों की संतान हो जाए ये भी गनीमत समझो। भले ही ऐसा गुरु अपनी राशि पंचम भाव को देख रहा हो, भाई नवम भाव में बैठेगा तो उनकी राशि एक राशि पड़ेगी पंचम भाव में, मीन राशि, उसको नवम दृष्टि से देखेंगे, लेकिन फिर भी संतान होने में परेशानियां व्यक्त कर देता है। कुछ और भी विशेष चीजें होती है, जैसे तो यदि ये ग्रह नीच के हैं और इनके अंशात्मक नवांश में ही उच्च के चले जाते हैं, तब परिणाम चेंज हो जाता है। जैसे नीच स्थिते जन्मनीय ग्रस्या तदरा, नहीं ये तो फिर नीच भंग भी कर देते हैं, बहुत सी बार नीच भंग भी हो जाता है। नीच स्थिते जन्मनीय ग्रस्या तदराशिना तो पिवा तदुच्चनाथ सचंद्र लग्नादि केंद्रवर्ती राजा भवेद धार्मिक चक्रवर्ती। नीच भंग भी हो सकता है ना। नीच भंग होने के भी बड़े सूत्र ज्योतिष में दे रखे हैं। चलो मैं बता ही देता हूँ नीच भंग कैसे होता है। नीच जैसे कोई भी ग्रह नीच का हो, उसका राशि स्वामी या उसका उच्चनाथ दोनों यदि चंद्रमा से केंद्र में हो, एक तो उस राशि के अंदर, तो वो जो नीच का जो ग्रह उसका नीच भंग हो जाता है। या नीच राशि का स्वामी, जहां पे कोई ग्रह नीच का है वहीं पर उस राशि का स्वामी भी स्थित हो जाए, या उस राशि उस ग्रह को उस भाव को देख ले, दृष्टि मात्र से भी नीच भंग हो जाता है। उसका उच्चनाथ साथ में आ जाए तो भी नीच भंग हो जाता है। तो ये नीच भंग की स्थितियां हो जाती है। एक और स्थिति है कि कोई भी ग्रह नीच का है लेकिन वो नवांश में उच्च का है। नीच स्थिते जन्मनीय ग्रंद्राह स्वोच्चांसगा राज समान भाग्या, कि वह नीच स्थिते जन्मनीय ग्रहेंद्राह, यानी कि जो भी ग्रह नीच राशि में है, स्वोच्चांसगा राज समान भाग्य, यदि वो उच्च नवांश में है तो राजसी वैभव प्रदान करते हैं। नीच स्थिता चेत उच्च स्थिता चेत अपि नीच भागा, उच्च के होकर के यदि वह नीच नवांश में है, ग्रहान कुर्वन्ति तथैव भाग्यम, फिर उसके अनुसार फल नहीं देने वाला वो ग्रह। तो एक कभी कुछ वीडियो बनाते हैं तो इसमें क्या होता है कि बड़ा बन जाता है, किसी एक विषय को पकड़ते हैं तो उसमें दीर्घ सूत्र हो जाता है। दीर्घ सूत्री जिसको कहते हैं कि एक विषय को छोड़ते नहीं तो दूसरे को पकड़ लेते हैं, दूसरे को नहीं तो तीसरे को पकड़ लेते हैं। तो कुछ श्लोक थे जो मस्तिष्क में चल रहा था, चल तो वक्री ग्रह का ही रहा था, भाई एक वक्री ग्रह का श्लोक भी बोले। तो इसका मैं पूरा वीडियो तो यहाँ पे बना रहा हूँ और एक शॉर्ट वीडियो भी मैं डालूंगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।